नमस्कार, सत श्री अकाल। जीनियस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अधिगम अशक्तता या निर्योग्यता। ये हमारे साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में शामिल है और प्रत्येक पेपर में आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो आप देखिएगा कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत ही हमेशा या बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और आज हम इसी चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि हमारा नाम है अधिगम अशक्तता या निर्योग्यता। इंग्लिश में बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर। ये सबसे पहली बात आती है कि ये है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य दो हैं, सीखना और सिखाना, और अधिगम को हम सीखना कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लर्निंग, और लर्निंग के साथ दूसरा एक वर्ड है डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा बच्चा है उसमें सीखने से संबंधित कोई बाधा है या कोई अवगुण है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है और वो किसी भी प्रकार की समस्या का महसूस करना उसके द्वारा, वो कहलाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कि ये है क्या, क्योंकि डिफाइन जब तक ये कंसेप्ट नहीं होगा तब तक हम जितना भी आगे जाएं, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस चीज को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा अवगुण है जो सीखने में समस्या या बाधा उत्पन्न करता है, उसे अधिगम अशक्तता या निर्योग्यता कहते हैं। अर्थात एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा तत्व या एक ऐसा कारक जो हमें सीखने के दौरान बाधा उत्पन्न करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे और जिसकी वजह से जो हमारी लर्निंग है वो न हो पाए, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का नाम देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी कितने क्षेत्रों में होती है या किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी का क्षेत्र है वो है भाषा। यह लर्निंग डिसेबिलिटी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पाई जाती है, क्योंकि हमें सभी को पता है कि भाषा में 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारे लिसनिंग को हम छोड़ दें तो ये रीडिंग में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है और स्पीकिंग में भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला जो क्षेत्र आता है अधिगम अशक्तता या निर्योग्यता का वो है भाषा। मतलब कि बच्चा बोलने में परेशानी महसूस करेगा, बच्चा किसी के साथ बातचीत करेगा उस समय परेशानी महसूस करेगा, बच्चा लिखने में परेशानी महसूस करेगा। ये नहीं है कि वो एक बार बार समझाने के बाद कंटिन्यूअसली बच्चे को वो चीज वो टीचर या उसके पेरेंट्स रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन वो किस क्षेत्र में? भाषा के क्षेत्र में। दूसरा जो क्षेत्र आता है लर्निंग डिसेबिलिटी का वो है हमारा गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चा जनरली हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होगी गणित के क्षेत्र में, वो कैलकुलेशन में क्या करेगा? बार बार मिस्टेक्स करेगा, या जो नंबर है उनको आगे पीछे करेगा, या उनको समझ नहीं पाएगा, या प्लस को मल्टीप्लाई समझेगा, माइनस को है वो डिवाइड समझेगा, और या फिर कैलकुलेशन है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। उसमें बार बार समझाने के बावजूद उसी प्रकार की गलती है वो एक रूटीन में या निरंतर वे में देखी जाती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि बच्चों को गणित में लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगला आता है तार्किकता। जब भी हम प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं तार्किकता का, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझना चाहिए कि तार्किकता का अर्थ क्या होता है। तार्किकता की जब भी हम बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें होता है कि बच्चा 3 बातें करे, क्या, कैसे और क्यों। जब हम ये 3 सवाल किसी भी चीज में अराइज करें या इन तीनों वर्ड्स के माध्यम से हम कोई प्रश्न बनाएं और वो हम प्रस्तुत करें, जैसे मान लीजिए एक टीचर है वो बच्चे को कहता है कि भाई 2 तो 4 होते हैं। बच्चा पूछता है सर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, करके दिखाइए।
तो इट मीन्स वो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी तार्किकता का प्रयोग कर रहा है। और तार्किकता क्या होती है कि हम किसी न किसी चीज के पीछे लॉजिक मीन्स रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ये कार्य हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका कारण क्या है, तो वो क्या है, तार्किकता। तो यदि किसी बच्चे में इस क्षेत्र में क्या होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, तो वो अपने तर्क का प्रयोग नहीं कर पाएगा, अर्थात वो हमेशा ये जो इन वर्ड्स से प्रश्न शुरू होंगे, क्या, क्यों, कैसे, वो नहीं डिस्कस कर पाएगा, उनमें प्रॉब्लम्स महसूस करेगा। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी उपलब्ध है या उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो क्या हो गई है, आ गई है। तो ये था हमारा तीसरा क्षेत्र तार्किकता। और द लास्ट वन आता है हमारा गामक या गत्यात्मकता, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंग्लिश में बोले तो दिस इज कॉल्ड एज मोटर एबिलिटी या मोटर स्किल। ये क्या होते हैं, गामक या गत्यात्मक में जब भी हम बात करते हैं तो हम इस वर्ड को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब कि हमारी ऐसी एक्टिविटी, जैसे हम बच्चे को दौड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं, मतलब कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें शारीरिक पक्ष हो प्रभावी रहता है, डोमिनेटिव रहता है, और वहां पर हमारे शारीरिक पक्ष की वजह से हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं, तो वो क्या है, हमारे गामक या गत्यात्मक योग्यता होती है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कि बच्चे में गामक या गत्यात्मकता में किस प्रकार से लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। सपोज करिए हम बच्चे को जब हमारे पास आता है तो हम उसको पेंसिल होल्डिंग, कि भाई आपको पेंसिल या पेन किस प्रकार से पकड़ना है, उसका एक प्रॉपर वे सिखाते हैं। फिर हम उसको सिखाते हैं कि अल्फाबेट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं। अगर बच्चा आपकी बात को सही कैच कर रहा है और सही ढंग से लिख पा रहा है, सही ढंग से आपको इमिटेट कर पा रहा है, या आपने जैसा कहा उसी के अनुरूप कार्य कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे के अंदर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद आपने बच्चे को पेंसिल अच्छे से सिखाई है पकड़नी, आपने अल्फाबेट्स या नंबर्स हैं वो अच्छे ढंग से सिखाए हैं, या सिंपली हम अपने जैसे शर्ट वगैरह पहनते हैं उसके बटन्स प्रॉपर्ली बंद करते हैं या बैग को प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, तो वो सभी की सभी चीजें हमारे इसी फील्ड में आती हैं, या फिर कहें कि इसी फील्ड के एक हिस्सा है। तो इसलिए जब हम इस फील्ड में बच्चे को कोई समस्या देखेंगे तो ऐसा बच्चा, जैसे आपने जनरली देखा भी होगा, अगर उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी इस फील्ड के अंदर है तो वो क्या करेगा, लिखते समय लाइन कहीं से शुरू करेगा और पहुंचते जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लिखवाना शुरू किया कि यह एक पौधा है, यह एक पौधा है। अब ये लाइन बच्चे को हमने लिखने को सिखाई थी सीधी, लेकिन उसने क्या कर दिया, ऊपर ले गया। हो सकता है कि वो इसी लाइन को नीचे भी लेके आ जाए, या फिर हो सकता है कि इसकी शेप है वो प्रॉपर है ना हो, या फिर जैसे हम बच्चे को बार बार समझा रहे हैं कि ये बी है लेकिन बच्चा उसको डी बना रहा है, या फिर हम बच्चे को समझा रहे हैं कि ये 6 है लेकिन बच्चा उसको बार बार 9 बना रहा है, 9 को 6 बना रहा है, लाइक दैट। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी बच्चा राइटिंग वर्क करते समय या लिखते समय इस प्रकार की गलतियां बार बार करता है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मोटर स्किल में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इस प्रकार से ये 4 हमारे क्षेत्र होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो पाई जाती है। सबसे पहला क्षेत्र है भाषा, दूसरा है गणित, तीसरा है तार्किकता, और फोर्थ वन गामक या फिर गत्यात्मकता। ये विद्यार्थियों, ये हमारे 4 ही क्षेत्र हैं जिनमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। इनके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा ये विद्यार्थियों कि ये क्या है, एक प्रकार से समस्या या बाधा है। कई बार एक भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि भाई ये बीमारी है, ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भी क्या है, ये एक अवगुण है या एक समस्या है या एक बाधा है जो हमें सीखने के लिए क्या करती है, बाधित कर देती है, हमारे सीखने के क्षेत्र में बैरियर है वो लगा देती है, जिससे बच्चा सीख नहीं पाता है। तो इसलिए ये जब बीमारी नहीं है तो सीधी ही बात है कि इसकी कोई क्या नहीं है जी, दवा भी नहीं है।
तो फिर हम इनको दूर कैसे करें भाई। इस जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर सपोज करिए बीइंग ए टीचर, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम बच्चे की हर एक समस्या का समाधान करें। तो सबसे पहले हमारा एक ही कार्य है कि हम ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करें जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ये नहीं कि आपने एक या दो बार देखा और आपने डिक्लेयर कर दिया, जी नहीं, बच्चे को इस प्रकार से गलत लेबलिंग नहीं करनी है। आप बार बार देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए, बच्चे को समझाइए प्यार से, और अगर फिर भी नहीं आप उस चीज को रिमूव कर पा रहे हैं, बच्चा रिमूव नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, लर्निंग डिसेबल है या उसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है। तो फिर हमें ये नहीं है कि हम पूरी क्लास में अनाउंस कर दें कि भाई ये बच्चा है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, डिसऑर्डर है, जी नहीं। तो फिर वो बात अपने तक सीमित रखिए, उसकी बच्चे की हेल्प कीजिए, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उस फील्ड के उनसे राय लीजिए, बच्चे के पेरेंट्स को बुलाइए, उनको समझाइए, और बार बार हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे से अभ्यास कार्य करवाइए ताकि बच्चे की इस समस्या का समाधान हो सके। और दूसरी बात, हमेशा बच्चे के साथ हमें क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ध्यान रखिए, बच्चे के साथ किया गया जो व्यवहार है काफी हद तक वो उसकी समस्या को दूर करने में या उसे समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्रकार के बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहला जो हमारा कार्य है, ऐसे बच्चों की हम पहचान करें कि भाई हमारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है या नहीं है। नहीं है तो वेरी गुड, है तो फिर हमें क्या करना है, उन बच्चों के साथ बार बार अच्छा व्यवहार करना है, उनके पेरेंट्स से मिलना है, और फिर उन्हें अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाना है। और फिर हमें क्या करना है जी, उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे मदद लेकर हमें प्रयास करना है कि हमारे बच्चे का जो अवगुण है या इस प्रकार की समस्या है वो समय रहते दूर हो जाए, ताकि बच्चा फिर से एक सामान्य बच्चा बन पाए, उसकी सीखने की जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाए। तो ये था हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में, उसकी ये लर्निंग डिसेबिलिटी का कंसेप्ट है वो क्या है, इसके बारे में। अब हम आगे जो बात करते हैं वो है हमारा अधिगम असक्तता के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपने पढ़े होंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स, क्योंकि ये जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हमने ऊपर पढ़े 4 क्षेत्र, तो इनका जो संबंध है वो भी अलग अलग कार्य से है। तो अब हम यही पढ़ेंगे, यही देखेंगे कि ये जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये कौन सी डिसेबिलिटी किस क्षेत्र से संबंधित है, या कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो बच्चे में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या है, क्षेत्र है, कौन सा, गामक या गत्यात्मक। और दूसरा ये क्या है कि ये हमारी असक्तता, अधिगम असक्तता का प्रकार है। अधिगम असक्तता का क्या है, ये प्रकार है या ये इससे संबंधित है। अब जैसे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पूछा गया कि भाई डिस्प्रैक्सिया, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि डिस्प्रैक्सिया नामक जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है या अधिगम नियोग्यता है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर क्या होगा हमारा, गामक या गत्यात्मक। तो आंसर होगा हमारा क्या, गामक या गत्यात्मक। अब आइए कि ये विद्यार्थियों इस प्रकार की जो एप्रेक्सिया डिस्प्रैक्सिया है इसमें होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बच्चा है इस लर्निंग डिसेबिलिटी में किस प्रकार की गलतियां करेगा या उसे कौन कौन सी समस्या है वो कार्य करने के दौरान आएंगी, या सीखने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं हैं रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि हम एज ए टीचर उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि बच्चे में ये अवगुण है। तो डिस्प्रैक्सिया में बच्चा क्या करेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। सबसे पहले जो बात आती है वो क्या आती है, हमारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो हमारी आंख और हाथ दो चीजें, क्योंकि जब हम काम करते हैं राइटिंग का, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है
कि ये जो हमारी गामक या गत्यात्मकता है ये हमारी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि या क्रियाकलाप से संबंधित है। तो सीधी ही बात है कि बच्चा जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तभी हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस बच्चे में किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो बात है कि एप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया में बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। मतलब कि बच्चा जैसे सपोज करिए कि हम उसको लिखवा रहे हैं कि दिस इज ए ट्री, हमने लिखवाया बच्चे को कि दिस इज ए ट्री। अब बच्चे ने लिख तो दिया दिस इज ए ट्री, लेकिन दैट इज नॉट ए प्रॉपर वे। न तो उसने अल्फाबेट्स की शेप प्रॉपर बनाई, न एक स्ट्रेट लाइन में लिखा। मतलब कि जो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखना था, उसको अल्फाबेट्स की प्रॉपर शेप बनानी थी, वो उसने नहीं किया। तो कारण ये हुआ क्योंकि लिखते समय उसकी जो आंखें थी वो उसके हाथ का साथ वो नहीं दे रही थी, तो जिसकी वजह से बच्चा राइटिंग में बार बार इस प्रकार की गलतियां वो करेगा। सेकंड, जो हमारी एप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया की विशेषता है उसमें क्या करेगा बच्चा कि एक जो बच्चा सामान्य ढंग से शारीरिक गतिविधि करता है, भाई क्या बताया हमने कि सामान्य शारीरिक गतिविधि, उसमें क्या होगा कि जब आप उस बच्चे को देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसका जो कार्य करने का ढंग है या स्टाइल है वो डिफरेंट होगा बाकी बच्चों से पूरी क्लास में। जैसे सपोज करिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि पेन या पेंसिल पकड़ने का ढंग है, बाकी बच्चे पकड़ेंगे ऐसे, लेकिन अगर इस प्रकार के बच्चे में ये अवगुण है तो वो हो सकता है इस प्रकार से पकड़े, या हो सकता है कि ऊपर से बिल्कुल टॉप से पकड़े, या बिल्कुल बहुत ही नीचे से पकड़े इस प्रकार से लिखे, या फिर हो सकता है कि बच्चा चलते फिरते समय या फिर कार्य करते समय जो एक सामान्य बच्चा उस गतिविधि को या क्रियाकलाप को करता है उस ढंग से न करके एक जो अमान्य ढंग होता है या एक गलत ढंग होता है वो क्या करता है उस गतिविधि को उस प्रकार से बार बार समझाने के बावजूद उस क्रिया को गलत ढंग से प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पढ़ने लिखने, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लर्निंग की, तो इसलिए हम लर्निंग के क्षेत्र की बात करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्रकार के बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी होंगी उनमें सामान्य बच्चों से अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी पहली लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम है एप्रेक्सिया व डिस्प्रेक्सिया, जिसका संबंध है गामक या गत्यात्मक से, जो हमारी शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है, जिसमें बच्चा प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से लिखते समय उसकी जो लिखावट है वो अशुद्ध रूप में अशुद्ध ढंग में होगी। दूसरा हमने बताया कि बच्चा क्लासरूम में कोई भी शारीरिक क्रियाकलाप या गतिविधि करेगा तो वो एक सामान्य बच्चे से हटकर होगी, जो कि एक अमान्य ढंग या तरीके में प्रस्तुत होती है। बार बार हम बच्चे को समझाएंगे लेकिन बच्चा कंटिन्यूअसली अपने उसी रूटीन को उसी हैबिट को प्रदर्शित करेगा, जिससे हमें सिद्ध हो जाएगा कि बच्चे के अंदर ये क्या है, डिसेबिलिटी विद्यमान। तो हमने बताया है कि ये डिसेबिलिटी है, ये किसी प्रकार की बीमारी डिजीज नहीं है, ध्यान रखें। तो इनका समाधान करने के लिए हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है टीचर का पहचान करना, दूसरा काम है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, तीसरा काम है विशेषज्ञ की राय लेकर उस बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना, ताकि हम उस बच्चे को बहुत ही एक अच्छे रूप में या एक सामान्य बच्चे के रूप में आगे चलकर विकसित कर पाए। तो ये था हमारा पहला प्रकार या पहला क्षेत्र जिससे हमारी ये लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड। अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र से जिसका नाम है गणित या मैथमेटिक्स। इसमें एक ही प्रकार की जो हमारी डिसेबिलिटी हो पाई जाती है और वो है क्या, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गलत प्रकार से कैलकुलेशन या गणना करना। मतलब कि क्योंकि हम गणित में करते क्या है जी, गणना करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग लाइक दैट। तो अगर किसी बच्चे में ये हमारी डिसेबिलिटी है तो डेफिनेटली वो बच्चा बार बार समझाने पर भी क्या करेगा, जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की गलती करेगा ही करेगा। जैसे सपोज करिए कि आपने बच्चे को
ये कहा कि 60 प्लस में 39 आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब बच्चा क्या करेगा जी, यहाँ पर क्या लिखेगा जी 9 और यहाँ पर क्या लिखेगा जी, हो सकता है वो क्या लिख दे 6 लिख दे, क्योंकि उसके लिए 6 और 9 दोनों ही एक जैसे रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि भाई वो यही करे 60 प्लस 39 आपने तो किया था प्लस, लेकिन बच्चा क्या कर देगा उसका मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करेगा जी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करेगा ही करेगा। जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो या अन्य किसी प्रकार की गणना से संबंधित कोई कार्य हो या गणित संबंधी कार्य हो, तो बच्चा ध्यान रखे क्या करेगा जी, या तो वो संख्याओं में गलती करेगा, क्योंकि संख्याएं हमारी किसमें आती हैं, संख्याओं में क्या करना जी, गलती करना, क्योंकि जितनी भी हमारी संख्याएं आती हैं वो गणित में आती हैं। सेकंड थिंग है कि भाई ये जो कैलकुलेशन है, मतलब कि अभी हमने बताया था कि जैसे क्या करना है, जोड़, घटा, गुणा या भाग या और अदर किसी भी प्रकार की गणितीय गणना करनी है, वो भी क्या करेगा जी, गलत प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार से ये होती कई प्रकार की है, जैसे वर्बल है, ग्राफिकल है, ट्रैक्टोनॉस्टिक है, कई प्रकार की डिस्कैलकुलिया होती है, लेकिन आप हमेशा एक सरनेम है इसका, कॉमन चीज है डिस्कैलकुलिया। जिस भी वर्ड के पीछे डिस्कैलकुलिया लगा हुआ मिल जाए आपको समझ लेना है कि वो जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किससे संबंधित है, गणित से है। और गणित में केवल दो ही काम करते हैं हम, पहला संख्याओं का प्रयोग। तो बच्चा अगर संख्याओं में गलती कर रहा है तो समझिए वो क्या है, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। कौन से फील्ड में, ये गणित में। और दूसरी हम करते हैं जी कैलकुलेशन, कि जो जमा करना है, माइनस करना है, घटा करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लाइक दैट। तो वो भी बच्चा बार बार समझाने के बाद भी क्या करेगा जी, गलत ही करेगा। तो इस प्रकार से बच्चा गणित में दो प्रकार की गलतियां बार बार करे, तो उसे देखकर हमें पहचान लेना चाहिए कि बच्चे को गणित में क्या है जी, डिस्कैलकुलिया है, जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रकार है और जो संबंधित है हमारे किससे से, गणित से। तो ये हमारे दो क्षेत्र हो गए, गामक और गणित। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास जो कि अति महत्वपूर्ण है, वो है जी हमारी भाषा। क्या है जी, भाषा। और भाषा में हमने बताया था कि हम 4 स्किल होते हैं हमारे। क्या होता है जी, भाषा। और भाषा में क्या होते हैं जी, हमारे 4 स्किल्स होते हैं। कौन कौन से जी, पहला होता है जी हमारा लिसनिंग, मतलब क्या जी इसका, सुनना। दूसरा होता है जी हमारा क्या, स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है जी क्या, हमारा बोलना या बोलने की क्रिया। तीसरा होता है जी हमारा क्या, रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है जी पठन, मीन्स पढ़ना। और नंबर 4 पर होता है जी हमारा क्या, राइटिंग। राइटिंग मीन्स लेखन। तो भाषा में कहते हैं भाषा एक स्किल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो कौन कौन से स्किल्स में पाई जाती है। तो सबसे पहले लिसनिंग में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखें कि लिसनिंग मीन्स अगर जिसके ईयर्स प्रॉपर हैं, जिसको सुनाई से देता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आता है हमारा कौन सा जी, स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या आते हैं हमारे पास, अफेजा, डिफेजा। क्या आता है जी, अफेजा और डिफेजा। अगला आता है जी हमारा रीडिंग। इसमें आता है जी हमारे पास क्या, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। एलेक्सिया और क्या आता है जी, डिसलेक्सिया। और अगला जो आता है राइटिंग, इसमें आता है जी हमारे पास एग्राफिया और डिस्ग्राफिया। एग्राफिया और डिस्ग्राफिया, ये हमारे भाषा के 3 कौशलों से संबंधित क्या है जी, ये हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी है। हमने बताया है कि ये क्या है जी, हमारी एक प्रकार से अधिगम, निर्योग्यता
या फिर अधिगम अशक्तता है ये हमारी। और ये क्या है जी, हमारे क्षेत्र है भाषा। इधर एक क्षेत्र कौन सा है, भाषा। लेकिन भाषा को हमने किस में बांटा जी, स्किल्स में। लिसनिंग में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती। स्पीकिंग में क्या होता है जी, अफेजिया डिफेजिया। रीडिंग में क्या होता है, एलेक्सिया डिसलेक्सिया। और राइटिंग में क्या होता है जी हमारे पास, एग्रेफिया और डिस्ग्रेफिया। तो ये हमारे भाषा में होते हैं। चौथा जो हमारा क्षेत्र बच गया वो है क्या जी हमारे पास, तार्किकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, तार्किकता में भी कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। इट मींस कि इसमें भी कोई भी अयोग्यता या निर्योग्यता या असक्तता नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे हम जो लर्निंग डिसेबिलिटी रह गई वो इसके पार्ट 2 का जो वीडियो लॉन्च करेंगे उसमें आप स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।